हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिसन और जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। आज दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर 4 की लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट थर्ड हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं और हमारा यूनिट 4 भी आज की वीडियोस में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने बचे हुए क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए। और क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह बोलता हुआ आया हूँ कि आप मेरे सारे हैंडल्स को फॉलो कीजिए, मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड मेरा पर्सनल इंस्टा हैंडल जो कि है AJAYSINGH_2303। ओके, सो चलते हैं गाइस और आज बचे हुए क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको चार तरह के ऑप्शन दिए हुए होते हैं। पहला ऑप्शन जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही होती हैं, दूसरा ऑप्शन जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत होती हैं, तीसरा ऑप्शन जहाँ पे पहला सही दूसरा गलत, चौथा ऑप्शन जहाँ पे पहला गलत दूसरा सही। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको स्टेटमेंट बता दूंगा कि कौन सी गलत है कौन सी सही, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार्क वहां पे कर लेना। मैं ये बता दूंगा कि क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत है या एक सही है एक गलत है। ओके, चलते हैं। यहाँ पे 92 क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट 1 दे रखी है, इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट मे बी वन ऑफ द रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो एडी होता है उसके चार कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और एक्स माइनस एम ही क्या होता है, ये होता है आपका नेट एक्सपोर्ट। और अगर नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ओवरऑल एडी भी बढ़ेगा और जो एक्सेस डिमांड को क्रिएट करेगा। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल क्या है, सही। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे तो फॉल इन इंपोर्ट्स बाय अ नेशन में रिजल्ट इन ग्रेटर मनी एट द डिस्पोजेबल ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी लीडिंग टू एक्सेस डिमांड। इंपोर्ट फॉल होगा, ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेस डिमांड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है आपकी, बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट देखते हैं यहां पर, डेफिशिट फाइनेंसिंग कुड बी रीजन बिहाइंड द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन एन इकोनॉमी। बिल्कुल नहीं। अगर डेफिशिट फाइनेंसिंग होगी तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी, तो पहला ऑप्शन क्या है यहां पर, गलत। दूसरा स्टेटमेंट 2, डेफिशिट फाइनेंसिंग मींस द डेफिशिट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू इज फाइनेंस्ड बाय पुटिंग प्रिंटिंग न्यू करेंसी। यानी क्या होता है कि अगर मान लो हमें किसी भी चीज को, किसी भी खर्चे को मीटअप करना है, किसी भी खर्चे को बचाना है, तो हम क्या करते हैं, नई करेंसी छाप देते हैं। उसी क्या कहलाते हैं, उसी चीज को डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। वही होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, तो यानी कि ये लिखा हुआ यहाँ पे, तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसमें दे रखा स्टेटमेंट 1, बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द मेन क्वालिटेटिव कंपोनेंट्स टू कंट्रोल एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। नहीं, ऐसा नहीं है, मेन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव नहीं है, ये कौन से है, क्वांटिटेटिव है। तो बैंक रेट और ओपन मार्केट क्या क्वांटिटेटिव कंपोनेंट है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत। स्टेटमेंट 2, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड कैन बी क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल। बिल्कुल सही। जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, जो आरबीआई करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में और बढ़ाने में, जो कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को भी करेक्ट करने के लिए काम आता है, वो आपके दो ही तरीके के होते हैं, या तो वो क्वांटिटेटिव होते हैं या फिर क्वालिटेटिव होते हैं। तो क्वांटिटेटिव में आपका रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, ये सब आते हैं। और जो क्वालिटेटिव होते हैं उसमें क्या आता है, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सारे किस्म आते हैं आपके क्वालिटेटिव में आते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, जनरल प्राइस लेवल इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस इन केस ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो जनरल प्राइस लेवल बिल्कुल भी नहीं होता, स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2, जनरल प्राइस लेवल डिक्रीजेस इन अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। भाई जब इन्फ्लेशन होगा तो जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा ना। मैं तो डिक्रीज की बात कर रही थी, इंक्रीज होता तो सही होता, डिक्रीज है तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 दे रखी है, एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी मोर देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी। तो 96 में क्या है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। भाई एक्सेस डिमांड वही होता है कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, जितना हमें एग्रीगेट डिमांड चाहिए उससे ज्यादा अगर आपका एग्रीगेट डिमांड आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, एक्सेस डिमांड कहलाता है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। एक्सेस डिमांड रेजेस द रियल वैल्यू ऑफ आउटपुट। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, फुल एम्प्लॉयमेंट मींस जीरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन जहां लोग काम करने के लायक हो, काम करना चाहते हो और मार्केट रेट पे काम करने को तैयार हो जाए, बिना किसी अनड्यू डिफिकल्टी के, बिना किसी नाटक के, चुपचाप काम करने को तैयार हो जाए। भाई वही होती है आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन। तो यहाँ पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आता है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि जहां पे हमें लोगों को निकालना पड़ जाए, जो कि डिफ्लेशन में हमें देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में कितने लोगों की जॉब्स गई थी, क्योंकि मार्केट में इनकम ही नहीं थी,
इनकम क्यों नहीं थी? काम नहीं था। काम क्यों नहीं था? इनकम नहीं थी। तो वही एक सर्कल आपका वहां पे घूमता जा रहा था। स्टेटमेंट 2, तो यहाँ पे क्या है 97 में क्या है आपका? पहला तो बिल्कुल सही है। द सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वॉलंटरी नहीं होता। स्टेटमेंट 1 की बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट, द सेंट्रल बैंक प्लेज द रोल ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी एंड विद दिस इट कैन कंट्रोल द प्राइम कॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। तो 98 का क्या है? बिल्कुल पहला सही है भाई कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या सेंट्रल बैंक करती है? क्रेडिट को कंट्रोल करती है अपने डिफरेंट क्या मॉनेटरी टूल से, जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, ओएमओ, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या करती है? इफ द सेंट्रल बैंक फील्स दैट द क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी इज इन एक्सेस देन इट इज रिक्वायर्ड इट में रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो। जी नहीं, अगर मान लो क्रेडिट ज्यादा है, जितना जरूरत हो उससे भी ज्यादा अगर है, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो मनी सप्लाई कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीआरआर और एसएलआर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ना कि डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। इन्होंने रिड्यूस लिखा है यहाँ पे, तो रिड्यूस से पूरी स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, थ्रू क्रेडिट राशनिंग द सेंट्रल बैंक कैन फिक्स मिनिमम लिमिट और सीलिंग ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। सही है आपका, मैक्सिमम लिमिट सॉरी। तो क्रेडिट राशनिंग क्या होती है? क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हम कुछ सिलेक्टिव लोगों को ही क्रेडिट देते हैं, जिससे आपका काम भी हो जाए और मार्केट के अंदर मनी सप्लाई भी ना बढ़े। तो वही चीज है कि भैया हम क्या करते हैं? मैक्सिमम लिमिट लगा देते हैं कि इससे ज्यादा हमें लोन देना ही नहीं है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है? सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे तो क्रेडिट राशनिंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल। नहीं भाई, क्रेडिट राशनिंग क्या है? क्वालिटेटिव टूल है। तो यही गलत हो गया है। तो क्या हो जाएगा? गलत। अब मैच वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ पे देखते हैं 100 का। तो यहाँ पे क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसकी फोटो सही से दिख नहीं रही है, एपीएस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एपीएस लिखा हुआ है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसका क्या है आपका? इसका है 4th, कैन बी ग्रेटर देन 1। ओके, फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सी, सॉरी एपीसीए, सी सी सी, और ये क्या है? एपीएस। तो एपीएस क्या है आपका? एट ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू 0। क्या होता है ये? ब्रेक इवन पॉइंट। इनके ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है साथ साथ, ठीक है? मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व, एडी कर्व है यहाँ पे। तो क्या लिखा है? एट ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक सेकेंड, ये रहा, सी ऑप्शन है ना? सी है, यानी कि ये ऑप्शन आएगा आपके। इसके सारे आएंगे। मैच करवा देते हैं, एक का सेकंड। ये रहा, इस पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व। आप सबको पता है ये कंजम्पशन कर्व है, और ये क्या होता है? सी प्लस आई। और सी प्लस आई किसके बराबर होता है? एडी के। तो एडी क्या हो गया? पैरेलल हो गया ना इसके, ठीक है? फिर बी का 1, कंजम्पशन कर्व किसके बराबर होगा? स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। कंजम्पशन यहाँ से ना, ये रहा कंजम्पशन कर्व है ना, ये रहा आपका पॉजिटिव स्टार्ट हो गया। सी का 4th, इन्वेस्टमेंट कर्व किसके बराबर होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे बनेगा? ये रहा इन्वेस्टमेंट, ऐसे। ये आई का होता है, यानी कि पैरेलल बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है ऐसे। ये होता है इन्वेस्टमेंट, और ये कंजम्पशन, ऐसे करके, ठीक है? और इनकम का लास्ट बच गया 45 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें भी आपको क्या करनी है? मैचिंग ही करनी है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पर, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। ए का 4, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? कंजम्पशन बराबर इनकम। यहाँ पे क्या होगा? सी बराबर वाई के होगा, ठीक है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आएगा? जहाँ पे एडी बराबर एएस होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ एडी बराबर एएस के होता है। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट होती है, तो सी का 3rd प्लान इन्वेस्टमेंट, और डी एक्सपोज इन्वेस्टमेंट, जहां पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यहां पे भी आपकी क्या आ गई? मैचिंग लिस्ट आ गई है आपकी। देखते हैं 103 का क्या क्या आंसर है आपका। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। कहां पे दे रखा है? ये रहा, यानी कि ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकलता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, ये रहा, ठीक है? बी का 1, तो ये क्या आपका बी क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, ठीक है? एमपीएस, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिखवा रहा हूँ, अब इसको मैच कर लेना। एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा
वाई, और एपीएस क्या होता है एस अपॉन में वाई। ठीक है, नेक्स्ट मैच लिस्ट, यहाँ भी लिस्ट मैचिंग करनी है आपको। तो 104 का आंसर क्या है, इसमें देखते हैं अगर इस ऑप्शन को देखेंगे तो ए का 4 इंक्रीज इन बैंक रेट क्या होगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब आपका एडी कम होगा एएस से, यानी कि डिफ्लेशनरी गैप है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बैंक रेट को, एक सेकेंड, बी का देखते हैं, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप को रिड्यूस करेगी। हाँ बिल्कुल, अगर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देंगे तो डिफ्लेशनरी गैप कम हो जाएगा, यानी कि जो मंदा चल रहा है मार्केट में वो कम हो जाएगा और वापस इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को स्टोर कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे, कहाँ गया ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा सही होगा। फिर से 105 में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए क्या है यहाँ पर। देखते हैं, चेंज इन टैक्सेस फिस्कल पॉलिसी मेजर टू कंट्रोल एग्रीगेट डिमांड। फिस्कल पॉलिसी को टैक्सेस रेवेन्यू गवर्नमेंट करती है, ठीक है। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग पता है, रीजन फॉर एक्सेस डिमांड, रीजन होता है। फिर सी का फोर्थ, चेंज इन रिवर्स रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व ऑलवेज, जो आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व होता है वो कैसा होता है, उसका नेचर क्या होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर मान लो ये आपकी इनकम है, ये आपका कंजम्पशन है, ठीक है, तो ये क्या होगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। स्ट्रेट जो पैरेलल होती है वाई एक्स एक्सिस के। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन अंडर केन्जियन इकोनॉमिक रेफर्स टू, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या कहलाएगा आपका डी, जो आपका इंडिपेंडेंट एज वेल एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि अगर हम कंजम्पशन फंक्शन लिखते हैं सी बार प्लस बी वाई, तो ये मिनिमम लेवल है, इतना तो होगा ही होगा। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट, autonomous consumption must exist in an economy even at dash level of income। तो 108 में क्या है, सी जीरो लेवल, पता है सबको भैया इनकम, जैसे मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया, ये इनकम ये कंजम्पशन, अब इनकम तो जीरो से स्टार्ट है, बट ये जो कंजम्पशन है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इतना जो हमने कंज्यूम करा है, ये क्या कहलाएगा, यही वाला पार्ट होता है आपका सी बार, और जो होता है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि इनकम अगर जीरो लेवल पे भी होगी तो भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। ओके, नेक्स्ट, केन्जियन लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल कंजम्पशन स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, साइकोलॉजिकल कंजम्पशन क्या स्टेट करता है भाई, बताओ जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर ए, एज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल राइजेस ही इज इंक्लाइंड टू सेव मोर एंड कंज्यूम लेस। सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो हमारी टेंडेंसी कहीं ना कहीं सेविंग्स की तरफ मूव करती है। कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट जिस रेट से पहले कंजम्पशन बढ़ रहा था उस रेट से अब नहीं बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द मार्जिन पोटेंशियल टू सेव इज 1, तो एमपीसी कितना होगा, जीरो। ऑब्वियस बात है, क्यों, क्योंकि एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर क्या होता है 1। अगर एमपीएस 1 हो गया तो इसको तो जीरो ही होना पड़ेगा ना, तभी तो 1 के बराबर आएगा, ठीक है। इफ डिस्पोजेबल इनकम 100 करोड़, यानी कि वाई की वैल्यू दे रखी है 100 करोड़, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी दे रखा है 70, एपीएस, एपीएस क्या होगा भाई, एपीएस यानी कि हमें सेविंग, सेविंग कितनी है, सेविंग होगी यहाँ पर 30। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस होता है एस अपॉन में वाई। तो एस कितना है 30 और वाई कितनी है 100, तो 0.3 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जो भी न्यूमेरिकल्स कराता हूँ ना, इसको पहले पॉज कर लिया करो मेरे कराने से पहले, फिर खुद करके देखो, आंसर मैच करो, देन मेरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोग देखो। और जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ उसको तो प्लीज ट्राई करके अपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मुझे लगे कि कितने बच्चों ने खुद से ऑनेस्टी से सॉल्व इसको किया है। वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी, बताओ एपीसी की वैल्यू कभी भी जीरो से कम नहीं हो सकती, ठीक है, ये ऑप्शन होगा। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंक्रीजेस इट वुड मीन दैट एमपीसी हैज इंक्रीज। क्यों, क्योंकि एमपीसी और के दोनों में सेम चलता है, अगर एमपीसी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा तो के भी घटेगा। In an economy, as per Keynesian economics, desired output will be equal to desired expenditure if, किसके बराबर होगा, जब आपका एग्रीगेट डिमांड बराबर होगा एग्रीगेट सप्लाई के, एडी बराबर होगा एएस के, तब आपका डिजायर्ड आउटपुट बराबर होगा डिजायर्ड एक्सपेंडिचर के, मतलब जितना चाहते हैं उतना ही खर्च हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एज पर केन्जियन इकोनॉमिक्स
द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट अ लेवल वेयर, कहां पर डिटरमाइन करेगा बताओ, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट 45 डिग्री, क्योंकि पता है ना सबको, ये तो कंजम्पशन होता है और ये होती है इनकम 45 डिग्री पे, ठीक है। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, एमपीसी दे रखा है 0.75 एंड चेंज इन फाइनल इनकम डेल्टा वाई दे रखा है आपको 12,000 करोड़, तो क्या निकालना है, चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई निकालना है। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं क्या यूज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको क्या यूज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा। तो बस हम इससे पहले के की वैल्यू निकालेंगे, तो के क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1 अपॉन एमपीसी 0.25, तो 1 में से 0.75 जाएगा, कितना बचेगा 0.25, यहाँ से 2 0, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई बेटा 4। जब के की वैल्यू 4 आ गई तो 4 बराबर होगा डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कितना है 12,000 और डेल्टा आई तो आपको निकालना ही है, यहाँ से काट दो 3000, तो डेल्टा आई कितना आ गया, डेल्टा आई आ गया 3000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। In an hypothetical economy, the value of change in final income is twice the value of change in initial investment. The value of investment multiplier would be कितना होगा 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है, 117 में कितना 2 होगी, तो ये जो लाइन दे रखी है ना, मैं the value of change in final income is twice the value of change in initial investment, यही तो होती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की डेफिनेशन, कि भैया इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आ रहा है, वही बता रखा है ट्वाइस चेंज आ रहा है, तो ट्वाइस ही क्या होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। नेक्स्ट, अनप्लान इन्वेंट्रीज जनरली ऑकर एज डैश गैप, तो 118 का कितना आएगा डिफ्लेशनरी गैप, अनप्लान होगा यानी कि प्रोड्यूसर ने बनाए 500 और मार्केट में बिके 300, तो ये जो 200 का गैप है ना, 200 का जो गैप है ये आप लोग यहां पे देखिए, ये आपका यही कहलाएगा आपका डिफ्लेशनरी गैप। सपोज द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी राइजेस फ्रॉम 15,000 टू 20,000, ये चेंज इन इनकम आ गया कितना 5,000, एज अ रिजल्ट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेल्टा सी 12,000 16,000 यानी कि 4,000, तो एमपीसी पूछा है, एमपीसी पूछा, तो एमपीसी कितना होगा, एमपीसी होगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा सॉरी डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, है ना, डेल्टा सी तो चेंज इन क्या कितना है 4,000 5,000 0.8 कितना होगा 0.8। In an economy, an increase in investment leads to 3 times increase in national income, तो वही चीज आ गई भैया, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो इनकम में चेंज आया है वो 3 गुना आया है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वुड बी, यानी कि देखो यहाँ पे के की वैल्यू 3 है और यहाँ पे क्या निकाला है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, तो ये 3 आ गया, तो बताओ कितना चेंज आएगा 120 का, एक सेकंड रुको, हम कुछ क्वेश्चन मिसिंग कर रहे हैं क्या, इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू 3 टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो के की वैल्यू आ गई, हाँ ठीक है, तो के यानी कि 3 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 3 एमपीसी बराबर 1, तो 3 माइनस 1 कितना होगा, यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई चला गया ना ऊपर, तो 3 माइनस 1 2 बराबर 3 एमपीसी और 2 बाय 3 कितना होगा एमपीसी, तो एमपीसी जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0.67 होगा एमपीसी के बराबर, तो 0.67। A situation corresponding to full employment resources where aggregate demand is equals to aggregate supply in the economy is called a situation corresponding to full employment of resources where AD is equal to AS, AD बराबर होगा AS से, तो फुल होते हो क्या होगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, है ना, तो ऑप्शन क्या आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां पे AD बराबर होता है AS के, तो ये होगा AS और ये होगा AD, तो ये जो सिचुएशन होगी ना AS बराबर AD, तो यही क्या होगी, यही सिचुएशन होगी फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्रॉब्लम ऑफ, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री मतलब जहां पे आपका मन तो नहीं है निकलने का बट फिर भी सिचुएशंस आपको निकालने को मजबूर है,
इकोनॉमी आपको निकालने के लिए मजबूर है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी में गिव बर्थ टू। अगर एक्सेस डिमांड होगा तो ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशनरी गैप होगा, ठीक है। जैसे कैसे होता है एक्सेस डिमांड, ये इनकम, ये एडी एक्चुअल, ये एडी, ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट है और ये एक्चुअल है। तो इतना ये जो बढ़ा है ना ये गैप, ये क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप कहलाती है। फिस्कल पॉलिसी इज मेंटेन्ड बाय, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है, फिस्कल पॉलिसी सारी की सारी मेंटेन करती है, सी ऑप्शन। अगर मॉनेटरी पॉलिसी आता तो आरबीआई आता, ठीक है। जुडिशरी पॉलिसी आती तो सुप्रीम कोर्ट आता, ठीक है। डेफिसिट डिमांड हैज, जो डेफिसिट डिमांड है वो क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन आउटपुट। भैया आउटपुट कम हो जाता है यहाँ पे, डेफिसिट डिमांड जितना ज़्यादा बढ़ता है इनकम भी कम हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर कम हो जाता है। तीनों चीजें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है, और जनरल प्राइस लेवल भी यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो कौन सी करेक्ट है भाई, थर्ड, ओनली थर्ड। व्हेन एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेंटरीज स्टार्ट राइजिंग, ठीक है। अगर एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा, एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई, प्लान इन्वेंटरी ज्यादा होगी, प्लान किससे, प्लान एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा प्लान इससे एग्रीगेट सप्लाई से, तो ऑब्वियस ही बात है आपका हर बार सेकंड टाइम पे प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। एन इंक्रीज इन बैंक रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट्स, बीपीएस बेसिस पॉइंट्स इन एन इकोनॉमी में लीड्स टू, जो आपका बैंक रेट आपका बढ़ जाएगा, कितने 40 पॉइंट्स अगर आपका बढ़ गया तो क्या होगा, डिक्रीज इन जर्नल प्राइस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, in order to encourage investment in the economy so as to increase aggregate demand, तो RBI would, क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हम अगर एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे करी जा रही है तो क्या करेंगे, आरबीआई यहाँ पे क्या करेगी बेसिकली, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी सो एज टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को अगर बढ़ाना है यहाँ पे तो आरबीआई यहाँ पर क्या करेगी, क्या करेगी आरबीआई बताओ, डिक्रीज रेपो रेट। रेपो रेट को डिक्रीज करने से क्या होगा, लोन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लोन कैपेसिटी बढ़ जाएगी जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगा और जिससे क्या, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो ओवरऑल एडी भी बढ़ेगा, और जब ओवरऑल एडी बढ़ेगा तो एडी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंजम्पशन कर्व, कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू अबाउट इसके नहीं है। कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट इनकम कर्व एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कट करता नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट पे कट करते हैं कंजम्पशन और इनकम, ऐसे। ये कंजम्पशन कर्व है, ये इनकम, तो जहां पे कट करते हैं ना ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कहाँ गया, इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज यूनिटरी 1 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी इन्फिनिटी। अगर भाई एमपीसी की वैल्यू 1 होगी तो जो आपका मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स होगा। कैसे, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, यही फॉर्मूला होता है, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो 1 अपॉन 0 विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे आपकी केस स्टडीज आ गई, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट 131 135, ये केस स्टडी आ गई आपकी, तो केस स्टडी आपको यहाँ पे क्या करनी है, रीड करनी है, पूरी केस स्टडी रीड करनी है आपको, ठीक है। केस स्टडी को अच्छे से रीड करना है, गवर्नमेंट के बारे में बता रखा है, और आपको यहाँ पे केस स्टडी को रीड करके अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन जरूर करना। केस स्टडी में नहीं करवा लोगे कुछ नहीं होता, इसमें केस स्टडी पढ़नी होती है और आपको इसके आंसर्स करने होते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से रीड कर लेना। मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे अपने आपको, तो आराम से क्या करो, आराम से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो अब मैं इसके यहाँ पे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से, बेसिकली मैं टिक लगा देता हूँ। डैश वाज द आउटकम ऑफ लॉकडाउन इन इंडिया, कौन सा आउटकम था लॉकडाउन लगाने के बाद, इनवॉलंटरी या वॉलंटरी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आपका ज्यादा हो चुका था। मैंने बताया कि इनवॉलंटरी का तो जहां पे लोगों को जबरदस्ती काम से निकाला जाता है। डैश इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में रिड्यूस डिफ्लेशनरी गैप, क्या होता है डिफ्लेशनरी गैप में, कैसे, ए इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। डिफ्लेशन, अगर डिफ्लेशनरी गैप है यानी मंदी है मार्केट, तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगी। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली किससे रिलेट करेगा, वो डायरेक्टली रिलेट करेगा आपका इनकम से। इनकम जितनी ज्यादा कंजम्पशन भी उतनी ज्यादा। नेक्स्ट, यहां पे आगे आपका गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दे रखी है आपको,
स्टेटमेंट 1 दे रखा है और स्टेटमेंट 2 दे रखा है, तो यहाँ बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 134 का क्या है, ए ऑप्शन आएगा, बोथ स्टेटमेंट। कैसे देखते हैं, क्या दे रखा है, अंडर द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। बिल्कुल सही। अगर इन्फ्लेशनरी गैप है, बच्चों अगर आप इस केस स्टडी को नहीं भी पढ़ते ना, तो भी इन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको केस स्टडी पढ़नी जरूरी है, क्योंकि केस स्टडी में आपको सब वही होता है जो हम पढ़ चुके होते हैं। बुक से एक पैराग्राफ उठा के देते हैं आपको, उसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आसानी से हो जाते हैं। तो अंडर द सिचुएशन, अगर इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, कब, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके। और स्टेटमेंट 2 क्या है आपकी, स्टेटमेंट 2 होती है अंडर द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोर एप्रोप्रिएट। तो सिंपल सा है, ऊपर एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन दे रखी है और नीचे क्या दे रखा है, नीचे आपको एग्रीगेट सप्लाई की। तो दोनों ही डेफिनेशन आपस में क्या है, करेक्ट है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड टू रिड्यूस डेफिशिएंट डिमांड। क्या करा जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड को कम करने के लिए, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ानी पड़ेगी। चलो डेफिशिएंट डिमांड कम होगा तो 135 का डी ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सो ये हमारी वीडियो पूरी यहाँ पर खत्म होती है और हम आज यूनिट 4 का पार्ट 3 खत्म करते हैं और 4 यूनिट हम लोगों ने खत्म कर ली है। सो गाइस प्लीज इन चारों यूनिट को अच्छे से देखो और अपकमिंग वीडियोस में आपको आने वाले यूनिट्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपको अपना फीडबैक देना है प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।